कल हम लोग बात कर रहे थे आपका 386 तक 386 तक बातचीत हुई थी। ये बात आ रही थी कि न्यायालय की उपस्थिति और दृष्टिगोचरता, इसमें अगर साक्ष्य अपमान आपने किया है, इंटेंशनली कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, या फिर उसके न्यायिक कार्य में किसी ढंग की बाधा ये पहुंचाई है, और या फिर कुछ प्रकार के काम करने से आपने इनकार कर दिया है, जो पिछली आईपीसी में 178, 179 आदि धाराओं में वर्णित काम, आपने शपथ लेने से इनकार किया है, आपने हस्ताक्षर बनाने से इनकार किया है, जबकि आपको वैसा करने के लिए कहा गया था। अगर आपने इंटेंशनली ये सारे काम किए हैं तो न्यायालय आपको अभिरक्षा में ले सकता है और आपके द्वारा कारित किए गए अपराध का संज्ञान उसी दिन ले सकता है, और उसके बाद आपको दंडित कर सकता है। उसके लिए प्रक्रियाएं दी गई थी 385 और 384 में। 386 में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार रजिस्ट्रार के संबंध में ये घोषणा कर सकेगी कि रजिस्ट्रार को भी ये शक्तियां प्राप्त रहेंगी जो 385 और 384 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और दंड न्यायालय इसे प्राप्त रहती है। अब जो बात होनी है वो कौन सी है? आपका 387 कहता माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। अपराधी शब्द इसलिए कहा क्योंकि माफी की बात आ रही है। आप वो ऑफेंस कमिट कर चुके हैं जो 384 और 385 में बताए गए। 384 में इंटेंशनली आपको जो कुछ करना था वो सब आप कर चुके हैं, इसलिए अब अभियुक्त की संस्थिति आपकी बची ही नहीं, अब तो अपराधी की संस्थिति है। तो कहता है जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात जिसे करने की उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इनकार करने या उसे न करने के लिए या साक्ष्य कोई अपमान करने या विघ्न डालने के लिए धारा 384 के अधीन दंडित किए जाने के लिए न्याय निर्णित किया है। यह धारा 385 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा है। आपसे कहा गया था कि 384 में वो स्वयं न्याय निर्णित कर सकता है, इस बात का स्वयं न्याय निर्णय कर सकता है कि आपने धारा 384 में जितने काम बताए गए उस प्रकार के काम करके कोई अपराध कारित किया है या नहीं। लेकिन 384 में जो न्यायालय की दंड देने की शक्ति होगी वो बड़ी सीमित होगी, और सीमित शक्ति इसलिए भी रखी गई क्योंकि दांडिक दायित्व इसे अधिरोपित दंड न्यायालय के द्वारा, इसी के द्वारा किया जाना चाहिए। सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय जो दांडिक मामलों से संव्यवहार करने के लिए स्किल्ड होते ही नहीं, जबकि 384 की ताकतें उन्हें भी प्राप्त है। तो पूर्ण दंड जो उन धाराओं में लिखा हुआ है वो देने की अधिकारिता अगर उस न्यायालय को मिल जाएगी जिसकी दृष्टिगोचरता में या जिसके सामने उस प्रकार के अपराध किए गए जो 384 में वर्णित है, तो जो दंड देने से पहले रक्षोपाय, सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, उन सबके अपनाए जाने का अभाव रहेगा और ऐसी दशा में अन्याय हो जाने की संभावना ये बहुत ज्यादा रहेगी। हां, थोड़ा बहुत दंड 1000 रुपए तक का अर्थदंड ये आप लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। लेकिन अगर 200 रुपए से भी अधिकतम 1000 रुपए तक लग सकता है, लेकिन अगले सेक्शन में उसने कह दिया था कि अगर 200 रुपए से भी ऊपर का अर्थदंड आपका लगाने का विचार है तो आप मजिस्ट्रेट के पास ही भेजेंगे, क्योंकि पर्याप्त वो सुरक्षा, जो यूं कहें पर्याप्त सुरक्षा दिए बिना किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति की पूरी बात सुने बिना उसे दंड नहीं दिए जा सकते।
और इसीलिए अपकृत्य विधि में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो दंडात्मक किस्म की क्षतिपूर्ति थी, न्यायालय ने कहा था कि ये बहुत अपवादिक तौर पर लगाई जानी चाहिए, क्योंकि दंड इसे अधिनिर्णित करने के लिए क्या होना चाहिए, युक्त संदेहों के परे। ये दोष जब तक व्यक्ति का साबित नहीं होता तब तक उसे दांडिक विचारण में दंड के अधीन यह नहीं किया जा सकता। दांडिक मामलों में जो सबूत का स्तर है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है कि जबकि दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह लगे कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि अब आपको विवादित तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में कोई शक बचा ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति हो, उसके होने के संबंध में कोई भी घोषणा अगर आपकी ओर से आती है तो वो घोषणा उसी स्थिति में आ सकती है जबकि संबंधित स्थिति के विद्यमान में, जबकि संबंधित स्थिति के अस्तित्व में होने के संबंध में आपको कोई शक न बचे। जब तक किसी स्थिति के अस्तित्व में होने के संबंध में आपके मन में कोई विचार, कोई शक ये बचा हुआ है, तब तक आप ये कहते नहीं हैं कि अमुक स्थिति अस्तित्व में है। तो अगर ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दोषित और दंडित तभी किया जाएगा जब ये साक्ष्य से दर्शित हो कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, इसका मतलब ही यह हुआ कि अगर इस सेंटेंस को बदल कर कहा जाए, यानी इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन यही आएगा कि जब न्यायालय को व्यक्ति के दोष के संबंध में युक्त संदेह ये भी ना बचे, तभी उसे दंडित किया जाना चाहिए। जबकि अपकृत्य से संबंधित दायित्व तो एक सिविल दायित्व, अप्रत्यात्मक दायित्व दीवानी दायित्व, और अप्रत्यात्मक दायित्व का न्याय निर्णयन सीपीसी उसकी प्रक्रिया इससे होता है, और उस पर दीवानी दायित्व के साबित होने के संबंध में जो नियम वही लागू होते हैं। और दीवानी दायित्व इसे साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो मापदंड दिया गया है वो क्या है कि जबकि दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को यह प्रतीत हो, आपकी प्रतीति बिल्कुल ठीक है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जब प्रतीति आप न्यायालय को लगने लगी है, तब वो दीवानी दायित्व के संबंध में न्याय निर्णय कर सकता है। यदि प्रतीति उसकी गलत भी हो सकती है, प्रतीति ही तो है। ऐसी स्थिति तो आई नहीं कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर कोई युक्त संगत संदेह यह भी नहीं बचा, और आपने व्यक्ति को दंडित कर दिया। तो यह दीवानी न्याय निर्णय करते समय अगर दांडिक दायित्व अधिरोपित किया जाएगा, तो ये दायित्व के अधिरोपण के संबंध में जो सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिपादित किए गए उनके विपरीत होगा। दांडिक दायित्व ये निर्धारित करने के लिए अलग ढंग के नियम हैं, अलग ढंग की सुरक्षा है, अलग ढंग के साक्ष्य की जरूरत है, और ये सारी बातें जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताया गया तो खूब बताई गई, इसलिए उनको बार बार दोहराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको कुछ भी याद नहीं है, ये एक दूसरी बात है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि बार बार उन स्थितियों को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि दोहराने से बार बार इरिटेशन हमारे मन में भी पैदा होता है।
जब हम देखते हैं कि पूर्व में कही गई बात हम दोहरा रहे हैं और आपके चेहरे पर बिल्कुल मूर्खता का नूर बरस रहा है, आप ऐसे आश्चर्य के भाव से सारी बात को सुन रहे हो, जैसे बच्चा प्रत्येक चीज को जब वो बड़ा होने लगता है तो आश्चर्य के भाव से सारी चीजें देखता है, क्योंकि उसके सामने तो पहली बार वो बातें हो रही होती हैं, तो उसके मन में आश्चर्य और कौतूहल ये स्वाभाविक है। कि जब आपके चेहरों पर हमको कौतूहल और आश्चर्य देखते हैं तो हमें गुस्सा तो बहुत जोर आती है, ठीक है, क्योंकि वो बातें तो हम कम से कम 300 बार दोहरा चुके हैं और अभी भी वही आश्चर्य, वही कौतूहल ये चेहरों पर विद्यमान है, ठीक है। तो गुस्सा तो बहुत तेज आती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो फिलहाल एक बार हम और बके देते हैं, आप सत्यनारायण की कथा की तरह एक बार और सुन लो इस बात को और फिर आराम से फिर लेट जाओ और उसके बाद फिर नोट्स बना लो और असाइनमेंट लिख डालो, फिर एलएलबी में बहुत अच्छे नंबरों से एक मार्कशीट ले लो और फिर कुल मिला के जब वो 10 मार्कशीटें सेमेस्टर की इकट्ठी हो जाएं तो उन्हें शहद लगाइएगा और चाटिएगा जीप निकाल निकाल कर, तो बड़ा रस टपकेगा, ठीक है। और ईश्वर करे कहीं टाप उप हो गए तो सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चिट्ठी आएगी कि प्लीज कम एंड ज्वाइन अस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी प्रतीक्षा कीजिए। खैर, तो चूंकि दीवानी दायित्व निर्धारित करने के लिए और दंडिक दायित्व को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य के नियम अलग अलग हैं और वे साक्ष्य के नियम अलग अलग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्णित नहीं किए गए। धारा 3 में साबित हुआ, ठीक है, साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, ये 3 शब्द लिखे हैं। तो साबित कब माना जाएगा, इसमें कामा लगाकर उन्होंने 2 स्थितियों को अलग अलग किया है और वहां यह नहीं लिखा है कि साबित शब्द में कामा लगाकर जिन 2 स्थितियों को अलग किया गया है इनमें से कौन सी स्थिति दांडिक विचारणा में लागू होगी और कौन सी स्थिति दीवानी विचारणा में लागू होगी, ये लिखा नहीं है वहां, क्योंकि विधायकों ने आपसे यह अपेक्षा की है कि आप में अकल होगी और आप समझ लेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य दीवानी विचारण में विवादित तथ्यों को साबित करने के स्तर से संबंधित है और कौन सा दांडिक विचारण में उपयोग में लाए जाने को आशयित है। जैसे भारतीय संविधान में यह नहीं बताया है कि राष्ट्रपति स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग कब अपने आप करेंगे और कब अपने अधीनस्थों के माध्यम से। क्यों? ये विचार और विश्वास निर्माताओं को रहा है कि राष्ट्रपति अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे और सिचुएशन को देखकर समझ जाएंगे कि किस दशा में उन्हें स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग अपने, ठीक है, अपनी इच्छा से करना चाहिए, ये तो न कहें, या अपनी बुद्धि के आधार पर करना चाहिए और कब अपने अधीनस्थों की सलाह और उनके माध्यम से। तो ये विश्वास विधायिका ने आप पर भी व्यक्त किया है, इसीलिए साबित में उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक दीवानी दायित्व को साबित करने से संबंधित है और दूसरा दांडिक दायित्व से। अब ये कैसे जाना जाए कि इन दोनों शब्दों में से कौन सा
भाग दांडिक दायित्व को साबित करने से संबंधित है। तो हमने जब एविडेंस एक्ट बताया था तो आपसे कहा था दैनिक जीवन में भी है, जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वो पाने योग्य है या पाने योग्य नहीं है, इस प्रश्न की बहुत गहराई से छानबीन नहीं करते, क्योंकि अधिकतर ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि जिसे जो मिलना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा मिल गया। लेकिन जब किसी को हम दंडित करना चाहते हैं तो घरेलू जीवन में भी जब तक 1% भी इस बात की संभावना रहती है कि संबंधित व्यक्ति ने गलती नहीं की, तब तक हम उसे दंडित नहीं करते। अगर 1% भी ये संभावना बनी रहती है, आप कह देते हो कि हमने ये नहीं किया, अगर ये किया होता तो ऐसा भी होता है, तो 1% भी अगर कहीं आपके पक्ष में कोई परिस्थिति है तो आपको घरेलू विवादों में भी दंडित नहीं किया जाता। यही ठीक है राष्ट्रीय जीवन में अपराधों के न्याय निर्णय के संबंध में सिद्धांत है। इसीलिए शब्द प्रयोग हुआ कि जब दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ऐसा माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है तो फिर है मिलिंजर भाई रहा है, क्योंकि विवादित तथ्यों का अस्तित्व तो विचारण के बहुत समय पहले ठीक है उत्पन्न हुआ था, वो कोई आज उत्पन्न नहीं हुआ। तो न्यायालय क्या करेगा कि व्यक्ति को दोषसिद्ध करेगा। तो दीवानी मामलों में दायित्व के सिद्धांत दूसरे हैं और दांडिक मामलों में दायित्व के सिद्धांत दूसरे हैं। अकृत्य एक दीवानी दायित्व, वो दीवानी दायित्व के निर्धारण के जो सिद्धांत हैं उनके मुताबिक निर्धारित किया जाता है। वो दीवानी न्यायालय के समक्ष सारा मामला चलता है और यहां व्यक्ति को क्या मिल रहा है? दंड। तो अगर संपूर्ण दंड जो उन कार्यों को किए जाने की दशा में व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिन कार्यों का उल्लेख या जिन धाराओं का उल्लेख सेक्शन 384 में हुआ, तो बिना पर्याप्त सुरक्षा के व्यक्ति दांडिक दायित्व के अधीन हो जाएगा। बिना पर्याप्त सुरक्षा, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 384 की ताकत सिविल कोर्ट को भी है और राजस्व न्यायालय को भी है, और इवन स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो रजिस्ट्रार ठीक है ना, उसे भी यह ताकत प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी दशा में अगर उन कामों के लिए पर्याप्त दंड देने की अधिकारिता ये सभी न्यायालयों को मिल गई है, तो व्यक्ति बिना दांडिक विधि द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षाओं के दंडित हो जाएगा। अब यह भी हो सकता है कि बिना दंड विधि की सुरक्षा के वो दंडित किया जाए और बिल्कुल ठीक दंडित किया जाए, लेकिन संभावना इसकी भी है कि अगर दंड विधि की सुरक्षाओं के बिना व्यक्ति को दंडित किया जाए तो व्यक्ति गलत ढंग से दंडित हो जाए। और आपराधिक न्याय प्रशासन का जो सिद्धांत है, गोल्डन रूल है, वो क्या है? 1000 दोषी छूट जाएं किंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक निर्दोष को सजा यदि हुई तो समाज का इतना नुकसान होगा जितना 1000 दोषियों के छूट जाने पर भी नहीं होगा। क्योंकि 1000 दोषियों के छूटने पर समाज के कुछ लोग भले ही ये माने कि न्याय व्यवस्था बेकार है, लेकिन समाज के अधिकांश लोग ये जानते हैं कि जब तुम साक्ष्य देने ही नहीं जाओगे कोर्ट तक,
साक्ष्य न देना व्यक्ति की भलमनसाहत का भाग मान लिया जाएगा, ठीक है ना, तो फिर व्यक्ति दंडित होगा कैसे? आप आम बातचीत में देखो, बोले हम भाई अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ते। तो जब तुम अदालतों के चक्कर में पड़ते ही नहीं तो अदालत में आकाशवाणी तो हो नहीं रही कि ये दोषी है। न कोई वहां, ठीक है, दिव्य दृष्टि किसी को प्राप्त है कि वो ये देख ले कि कौन दोषी है। तो जब साक्ष्य न देना भलमनसाहत का भाग समझ लिया जाए तो फिर व्यक्ति छूटेंगे ही। तो समाज का अधिकांश जो तबका है वो 1000 दोषियों के छूटने पर गंभीर प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन एक निर्दोष के दंडित होने पर जो न्यायालय के प्रति या न्यायिक व्यवस्था के प्रति समाज का विश्वास है उसे गंभीर चोट ये पहुंचेगी। इसलिए आपराधिक न्याय प्रशासन का ये सिद्धांत है कि 1000 दोषी छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहां 1% ही सही, लेकिन इस बात की संभावना है कि अगर सिविल न्यायालय या राजस्व न्यायालय या रजिस्ट्रार ने 384 सेक्शन में वर्णित अपराधों के लिए दंड दिया तो संभव है कि व्यक्ति को बिना आपराधिक विधि की सुरक्षा के दंडित होना पड़ जाए। इसीलिए 385 बनाई गई। ठीक है, 384 में कतिपय प्रकार के अपराधों को करने की दशा में अपराधी को दंडित करने की शक्ति न्यायालय को दे दी गई, लेकिन दंड का परिमाण, दंड की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट ये बहुत थोड़ा रखा गया। और अगर आपको लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें दंड का विस्तार अधिक होना चाहिए या ठीक उतना होना चाहिए जितना दंड उस धारा में वर्णित अपराध करने पर मिल सकता है, तो फिर आप मामले को 384 में डील नहीं करेंगे। देन यू मस्ट फॉरवर्ड द अक्यूज, ठीक है, टू द मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट ऑफेंस। फिर आप खुद उसमें कुछ भी नहीं करेंगे और फिर वो मामला ऐसे चलेगा मानो वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो। ठीक है, ये सारी बात हुई। लेकिन हमने व्यक्ति को दंड क्यों दिया? इसलिए दिया कि उसने या तो साक्ष्य अपमान किया था या न्यायालयीन कार्यों में विघ्न डाला था या उससे कुछ कामों को करने की अपेक्षा की गई थी और उसने उन कामों को करने से इनकार कर दिया, इसलिए दिया। अगर व्यक्ति न्यायालय के प्राधिकार को स्वीकार कर लेता है, वो उन कामों को कर देता है या उसने जो साक्ष्य अपमान आदि किया उसके लिए वो क्षमा याचना ये कर लेता है, तो व्यक्ति में सुधार यही तो अपेक्षित है। वह व्यक्ति को व्यवस्था, इसका सम्मान करना सिखा देना, यही तो सारा उद्देश्य था। कोई व्यक्ति से दंड, ठीक है, बदला, कोई अहंकार का सवाल ये तो है नहीं, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं नहीं तुमने हमारे साथ ये किया अब तो ये होगा ही होगा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। एक व्यवस्था का अपमान वो कर रहा था। अगर उस व्यवस्था का सम्मान उसने सीख लिया तो भले ही हमने खुद उसे दंड दे दिया 384 में या हमने उसे मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन अगर उसने सही ढंग से क्षमा याचना कर ली
तो हम उसे क्षमा भी कर सकते हैं और उन्मोचन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर क्षमा याचना में आपने देर कर दी और तब तक मजिस्ट्रेट ने न्याय निर्णय कर दिया, ठीक है ना, मसला हमारे ही पास तक होता तो कोई बात नहीं, हमने फॉरवर्ड कर दिया था और संबंधित मजिस्ट्रेट ने विचारणा की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, तब जो पोजीशन है डिफरेंट हो जाएगी। अब आपका दोष पा लिया गया और आपने क्षमा मांगने में देर की, तो अब ठीक है, आपने क्षमा मांग ली और आपने वो काम भी कर दिया जो आपसे अपेक्षित थे, लेकिन अब दंड आपको दिया जा चुका है, तो सिवाय इसके कि उस दंड में आपके इस सद्व्यवहार के कारण कमी कर दी जाए, अन्य कोई ऑप्शन बचा नहीं। ठीक है, अन्य कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है ना। तो वही बात, क्योंकि व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया, ये एक बात, लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद भी उसे दंड कितना दिया जाए, ठीक है, यह भी तो सवाल है। तो दंड व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है, व्यक्ति का, ठीक है, जो व्यक्ति में आया हुआ सुधार है, उस सबको ध्यान में रखकर दंड का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए क्रिमिनल ट्रायल के दो भाग हैं, एक उसका विचारण यानी दोष सिद्धि तक, और फिर एप्रोप्रिएट सेंटेंस, ये क्या हो सकता है, इस पर विचार होता है। तो आपका 387 इसी सेक्शन में इस समस्या का समाधान किया गया है कि अगर व्यक्ति स्वयं से अपेक्षित किए गए काम को पूरा कर देता है और क्षमा आदि मांग लेता है अपने पूर्व के व्यवहार के लिए, तो फिर उसे क्षमा किया जा सकता है, और यदि दोषित वो कर दिया गया है तो फिर दंड का जो परिमाण है, जो एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी है, उसको घटाया जा सकता है। क्या कहता है, और इसका हक किसे होगा, उस न्यायालय को नहीं जिसके समक्ष उसे विचारण के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया था, जिसके प्राधिकार का अपमान हुआ था, यानी जिसने फॉरवर्ड किया था या जिसने स्वयं दंडित किया था। क्योंकि यह नहीं होता आपने अपमान किसी और का किया हो और क्षमा कोई और कर दे। दुनिया में हर काम के लिए रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होता, कुछ काम हैं जो प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं किए जा सकते। अगर आपको हमसे सहायता मांग रही है तो आपको खुद ही मांगनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि हमारी सहायता मांगने के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति कर दो, यह भी नहीं हो सकता कि अपमान मेरा करो और क्षमा किसी और से मांग लो। हम ही कह दें कि ठीक है, अमुक व्यक्ति अगर तुम्हें क्षमा कर दे तो हमने भी कर दिया, वो एक अलग बात हुई, लेकिन हर काम रिप्रेजेंटेशन से नहीं हो सकता। ठीक है, हर काम को करने की मर्यादा है, कुछ काम रिप्रेजेंटेशन से नहीं होंगे, ठीक है, वो स्वयं ही करने होंगे। तो यहां कहता है, जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात जिसे करने की उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इनकार करने या उसे न करने के लिए या साक्ष्य कोई अपमान करने या विघ्न डालने के लिए धारा 384 के अधीन दंडित किए जाने के लिए न्याय निर्णीत किया है, या तो उसने खुद कर दिया और या फिर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन के लिए कहता है, या धारा 385 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, तो वह न्यायालय है अपने आदेश, यानी जिसने भेजा है वो न्यायालय। ये वो शब्द किसके लिए आया, उस न्यायालय के लिए जिसने या तो न्याय निर्णित किया या भेजा है, यानी जिसका अपमान हुआ।
या जिसके द्वारा अपेक्षित कार्य संबंधित व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। ये वह शब्द उस न्यायालय के लिए आ रहा है। तो वह न्यायालय अपने आदेश या अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर, उसके शब्द किसके लिए आया? संबंधित अपराधी के लिए मान लिए जाने पर, या उसके द्वारा ऐसे माफी मांगे जाने पर जिससे न्यायालय का समाधान हो जाए, स्वविवेकानुसार अपराधी को उन्मोचित कर सकता है, या अगर दंड मिल चुका है तो दंड का परिहार कर सकता है। ठीक है ना? तो दंड का परिहार भी किया जा सकता है और आपका उन्मोचन यह भी किया जा सकता है। ठीक है ना? अगर क्षमा आप मांग लें। दूसरा, अब अगला सेक्शन 388 जो पूर्व की सीआरपीसी में कौन सा है? 349। ये सेक्शन क्या कह रहा है? न्यायालय ने आपसे अपेक्षित किया कि आप कोई दस्तावेज या कोई चीज उसके समक्ष लाकर प्रस्तुत करो, और आप बिना किसी उचित प्रतिहेतु के, बिना किसी कारण वो चीज लाने में असफल हो, या वो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल हो, तो ठीक है, न्यायालय के समक्ष कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ये नहीं है। लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है ये कैसे मान लिया जाए? आपके सामने रीजनेबल एक्सक्यूज का न होना और रीजनेबल एक्सक्यूज का न होना ये तो अलग अलग बातें हैं। रीजनेबल एक्सक्यूज तो है, लेकिन आप हमें बताने का मौका दें तब ना। आप बताने का अवसर ही नहीं दे रहे। और रीजनेबल एक्सक्यूज ऐसा है कि हम ना बताएं तो आपको पता नहीं लगता, तो फिर क्या है कि आपको हमें दंड देने का हक होना चाहिए। चलिए, क्योंकि एज ए कोर्ट आपने अपेक्षा की थी कि आप अमुक डॉक्यूमेंट या अमुक चीज लेकर आइए, हम उपस्थित नहीं हुए। आपका कहना है कि आपने कोई युक्तिसंगत कारण ये शो नहीं किया, लेकिन शो नहीं किया इसका मतलब ये तो नहीं कि युक्तिसंगत कारण है ही नहीं। तो ये सेक्शन अपेक्षा करता है कि संबंधित व्यक्ति को कारण दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा। इसीलिए आप कोर्ट में देखेंगे वह 349 यानी 388 और 350 यानी 389 इसके लिए नोटिस जारी होते हैं। अभी भी बीएनएसएस चेंज हो गई, लेकिन वहां बोलते यही हैं कि नोटिस 350 में इन्हें जारी करो। वो कहते हैं एनबीडब्ल्यू प्लस 350 नोटिस ये कर दो। ठीक है ना? तो नोटिस 350 में यानी 389 में यानी अगले सेक्शन में, अगला सेक्शन ये कहता है कि अगर न्यायालय ने आपको साक्षी के तौर पर आहूत किया, ठीक है ना, हम लोग एविडेंस एक्ट पुराना वाला पढ़ेंगे तो धारा 140 आती थी, और धारा 140 ये कहती थी कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित किया गया है तो वो व्यक्ति साक्षी नहीं हो जाता। ठीक है? क्या कहती थी कि वो व्यक्ति साक्षी नहीं हो जाता, और न्यायालय की अनुमति के बिना उस व्यक्ति की कोई प्रतिपरीक्षा ये नहीं की जाएगी, क्योंकि केवल साक्षी है जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन का हक ये विरोधी पक्षकार को, और उसके लिए न्यायालय की अनुमति की जरूरत नहीं है, वो विरोधी पक्षकार का अधिकार है। न्यायालय को उसे देना ही होगा। लेकिन जो साक्षी नहीं है वो अगर न्यायालय में आया है तो अगर न्याय के हित में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जरूरी है
तब तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, अदरवाइज उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ही क्यों हो। और न्याय के हित में क्या जरूरी है, ये सबसे बेहतर अगर कोई निर्णित कर सकता है तो न्यायालय। इसलिए 140 में लिखा था कि जो केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुआ है वो साक्षी नहीं माना जाएगा। तो जो सेक्शन 349 है वो किससे संबंधित है? ऐसे व्यक्ति से जिसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय ने अपेक्षित किया है। और धारा 350 यानी 389 बीएनएसएस ये ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो कि साक्षी के तौर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया है। और आपको मालूम है कि न्यायालय जिस भी व्यक्ति की उपस्थिति अपेक्षित करेगा उसे सूचित करने के लिए प्रथमतः सम्मन ये जारी कर सकता है, और सम्मन पर उसके उपस्थित न होने की दशा में धारा 87 थी पहले, अब शायद 88 हो गई, उसके मुताबिक वारंट ये जारी कर सकते हैं। और वारंट के बारे में आपको मालूम है कि वे साधारणतः अजमानती प्रकृति के होंगे। अपवादिक तौर पर न्यायालय अपने आदेश के द्वारा उन्हें जमानती भी बना सकता है। और फिर अजमानती अपराध जारी वो अजमानती वारंट जारी होने के 30 दिन बाद 82 की उद्घोषणा, और फिर 82 की उद्घोषणा के साथ या 30 दिन बाद 83 की कुर्की, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सेक्शन पुरानी सीआरपीसी के कोड हुए, तो ये सारी बातें हो सकती हैं। तो 349 हो यानी आपका 388 हो या 350 हो मतलब या 389 हो, दोनों ही दशाओं में व्यक्ति की उपस्थिति ये तो न्यायालय ने अपेक्षित की ही है। भाई आपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अगर व्यक्ति को आहूत किया तो भी उसकी उपस्थिति ये तो चाहिए, और अगर आपने साक्षी के तौर पर उसे आहूत किया है तो भी उसकी उपस्थिति ये चाहिए। सामान्य तौर पर न्यायालयों में साक्षी के तौर पर व्यक्तियों को उपस्थित होने के लिए ज्यादा आहूत किया जाता है। दस्तावेज इसे प्रस्तुत करने के लिए बहुतायत में लोगों को आहूत नहीं किया जाता है। उसका कारण यह होता है कि विचारण के लिए आवश्यक दस्तावेज सामान्य तौर पर या तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा और या फिर अगर परिवाद पर संस्थित मामला है तो पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत कर ही दिए जाते हैं। फिर उन दस्तावेजों को साबित करने के लिए धारा 67 एविडेंस एक्ट, ठीक है, पुरानी एविडेंस एक्ट की धारा कोट कर रहा हूं, उस धारा की अपेक्षा के अनुसार उस दस्तावेज को तैयार करने वाले, यानी वो दस्तावेज जिसके हस्तलेख में है उसे साक्षी की हैसियत में आहूत किया जाता है। सामान्यतः वहां यही होता है। अपवादिक तौर पर कभी कभी दस्तावेजों को आहूत करने की जरूरत ये पड़ जाती है, कभी कभी पड़ती है। मानिए किसी पक्ष ने कोई छाया प्रति ये दाखिल कर दी, अब छाया प्रति सही है, मूल की छाया प्रति है, ये कैसे पता लगे? तो मूल लेकर, मूल जिसके कब्जे में है उसे उपस्थित होने के लिए आदेश दिया जाता है। अक्सर होता है कि उन्होंने कहा डॉक्टर जिला अस्पताल से
आहूत करिए और रजिस्टर मंगाइए, और फिर वो जो मूल रजिस्टर आएगा उससे छाया प्रति की तुलना की जाएगी, और जब छाया प्रति मूल के अनुरूप पाई जाएगी तब वो साक्ष्य में साबित हुई और वो साक्ष्य में पढ़ने योग्य बनेगी। लेकिन फिर भी ऐसी आवश्यकताएं और ऐसी दशाएं कम आती हैं, इसलिए कोर्ट्स में आप 349 का नोटिस जल्दी नहीं देखेंगे, ठीक है ना, यानी 388 का नोटिस जल्दी नहीं देखेंगे। लेकिन साक्षी वहां रोज ही आहूत किए जाते, इसलिए वहां 350 का नोटिस ये बहुत जल्दी देखेंगे, ठीक है ना। और एनबीडब्ल्यू दोनों के साथ होता है, होना ही चाहिए ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि साक्षी की उपस्थिति आपने चाही थी और वो उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए कारण दर्शित करने हेतु हम अंतर्गत धारा 385, वो अंतर्गत धारा 350 या 389 उसे नोटिस जारी कर रहे हैं, और अगर इस नोटिस से हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम धारा 389 में वर्णित दंड उसे देंगे, ये आपका कहना है। तो आपने उपस्थिति अगर चाही थी उसकी तो आपने सम्मन जारी किया होगा ना, पहले आपने उसकी उपस्थिति चाही थी तो एनबीडब्ल्यू तो जारी किया होगा, ठीक है। और एनबीडब्ल्यू, ठीक है ना, यानी वारंट चाहे वो अवेलेबल हो और चाहे नॉन अवेलेबल हो, वो दो ही तरीके के होते, दो ही तरीके के होते। मीनिंग देर भाई, या तो वो न्यायालय के आदेश के द्वारा स्वयं समाप्त कर दिए जाएं, ठीक है ना, और या फिर उनका निष्पादन हो जाए। तो आपने अगर उसकी उपस्थिति चाहिए थी तो सम्मन से चाहिए होगी, नहीं आया तो आपने वारंट जारी किया होगा, और फिर आपने वारंट उसके विरुद्ध निरस्त क्यों कर दिया, ठीक है ना, और निष्पादित तो हुआ नहीं क्योंकि वो आया नहीं, ठीक है। अब अगर आपने निरस्त कर दिया तो क्यों, और नहीं किया तो फिर आज भी अस्तित्व में है, तो फिर आप वारंट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए कोर्ट में कहा जाता है कि एनबीडब्ल्यू 350 बनाओ, और अक्सर करके ये पुलिस वालों के खिलाफ जारी होता है, इसलिए नहीं कि उन्हें पकड़ के बुलाना ही होता है। प्रैक्टिकली बात यह है कि पुलिस, उसके पास कानून और व्यवस्था, इसकी भी जिम्मेदारी है, और उसे साक्षी के तौर पर उपस्थित यह भी होना पड़ता है। तो जो उच्चाधिकारी है वो पुलिस के अधिकारियों को छुट्टी ही नहीं देते, वो कहते वहां कत्ल हो गया, वहां जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। जब एनबीडब्ल्यू 350 पहुंचता है तो वो कहते साहब हमारी तो तनख्वाह रुक जाएगी, हम तो बंद हो जाएंगे। एनबीडब्ल्यू 350 है, तब उन्हें परमिशन मिलती है और वो जारी यहां उपस्थित होकर अपना साक्ष्य देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल तरीका बन गया है साक्षियों के उपस्थित होने के लिए, विशेषकर उन साक्षियों के जो आसानी से उपस्थित नहीं होते। लेकिन अगर कोई भी साक्षी है तो वो 389 में आहूत किया जा सकता है, यानी आहूत किया जा सकता मीनिंग दर भाई पहले उसे नोटिस, और नहीं फिर भी मानेगा तो फिर 389 में वर्णित दंड भी उसे दिया जाए। और 389 में वर्णित दंड आपको तब भी मिल सकता है जब आप साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित हो गए। लेकिन न्यायालय ये आपको अनुमति नहीं दी, ठीक है, न्यायालय ने आपको अनुमति नहीं दी और आप न्यायालय छोड़कर चले गए, तो आपकी उपस्थिति का लाभ, आप आए तो आप ही तो गवर्नर नहीं है कि आप आएंगे और आपका साक्ष्य तुरंत अभिलिखित हो जाएगा। जिस क्रम में आए आप, उसी क्रम में तो आपका साक्ष्य है।
अभी लिखित होगा, अब न्यायालय में तो टाइम लगेगा, और आप न्यायालय छोड़कर चले गए, तो फिर भी तब इस दशा में भी आपके विरुद्ध 389 में वर्णित कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि आपको बुलाया काहे के लिए था? साक्ष्य देने के लिए, शक्ल देखने के लिए तो बुलाया नहीं था, और साक्ष्य आपने दिया नहीं, वो आप चले गए। तो 389 की कार्यवाही या 350 की कार्यवाही आपके विरुद्ध तब भी हो सकती है, और जब आप दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए तब तो होगी। दोनों एक ही जैसे शिक्षण है। देखें क्या कहता है, यदि दंड न्यायालय के 388 पढ़ रहे हैं, यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ति जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया है, हो सकता है साक्षी से कहा गया हो कि आप अमुक चीज लेकर न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो 349 350 दोनों का मामला बनना है। और यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया, यह भी संभव है। तो कहता है यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ति जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया है, उन प्रश्नों का जो उससे किए जाए उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में कि किसी दस्तावेज या चीज को जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करे, पेश करने से इनकार करता है। आ गए तुम, दस्तावेज भी है तुम्हारे पास, पेश ही नहीं कर रहा है, तो कोई न्यायालय छीनेगा थोड़ी तुमसे, और छीन के उसमें थोड़ी शामिल कर देगा। ऐसे न्यायालय में कई बार साक्षी से प्रश्न कर रहे, वो खड़े हैं, उत्तर ही नहीं दे रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। उत्तर न देने का एक तरीका ये है, और उत्तर न देने का दूसरा तरीका क्या है? हम पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है? तुम बता रहे फरीदपुर से आए। हम पूछ कुछ रहे, बता आप कुछ रहे, तो भी ये माना जाएगा आप उत्तर नहीं दे रहे। हालांकि बहुत जल्दी वहां 388 389 यानी 349 350 की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसका कारण ही ये होता है, अन्यथा लोग साक्ष्य देने से डरने लगेंगे, वो आएंगे ही नहीं कोर्ट में। और फिर अगर हमने उन्हें पकड़कर मंगवा भी लिया, मंगवा सकते भी हैं, तो भी वो उद्देश्य जिसके लिए हम उन्हें बुलाएंगे वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो साक्ष्य देंगे नहीं, वो सही बात नहीं बताएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए डांट कर, फटकार कर, पुचकार कर, जैसे तैसे वहां कहा जाता है कि बताइए, ये जो पूछ रहे हैं बताइए। जब आप कतई अड़ जाते हो इस पे कि नहीं हम तो बताइए ही ना है, तब फिर कहा जाता है कि अच्छा अब तुम बताओगे और तुम बच रहोगे, ठीक है। इन शक्तियों का प्रयोग जल्दी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये शक्तियां नहीं है ऐसा नहीं है। तो कहता है जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया, उन प्रश्नों का जो उससे किए जाएं, उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में कि किसी दस्तावेज या चीज को जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करे, पेश करने से इनकार करता है। तो ऐसे इनकार के लिए कोई उचित कारण पेश करने के लिए युक्त अवसर दिए जाने पर भी ऐसा नहीं करता। यानी नोटिस उन्हें सबसे पहले दिया जाएगा कि आप कोई युक्त कारण हो तो बताइए, और उस नोटिस के माध्यम से उचित अवसर यानी 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, ठीक है, युक्त अवसर दिए जाने पर ऐसा नहीं करता। तो ऐसा न्यायालय उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसे 7 दिन से अनधिक कि किसी अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है, ठीक है, अथवा पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। यानी बजाय जेल भेजने के वो कोर्ट के किसी अधिकारी की कस्टडी में भी उसको दे सकता है। अक्सर करके कोर्ट मुहर्रिर जो बैठी होती है, अक्सर लेडी कोर्ट मुहर्रिर है, इसलिए मेरे मुंह से निकलना जेंट्स भी हो सकता है, वो कोर्ट का अधिकारी उसकी अभिरक्षा में दे देते हैं कि खड़ा करो इन्हें, ठीक है। अच्छा,
अथवा पीठ मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा, जब तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा की जाने और उत्तर देने के लिए या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए सहमत नहीं हो जाए। यानी सहमत जैसे हुआ, बात खत्म हो गई, फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके इनकार पर डटे रहने की अपेक्षा में, डटे रहने की दशा में धारा 384 या 385 के अधीन कार्यवाही ये की जा सकती है, यानी 7 दिन का कारावास। इसलिए कि बीच में तुम्हारे दिमाग ठीक हो जाएं, और ठीक ही नहीं हुए 7 दिन में भी, तो फिर 384, और उसमें भी ठीक नहीं हुए तो फिर 385। ठीक है, और बाकी धारणा तो लागू ही होगी। ठीक है, तो आप दंड तो पाएंगे और जो बचाना चाहते हैं वो बचेगा भी नहीं, क्योंकि उपधारणा धारा 114 कहती है न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि अगर कोई साक्षी किसी प्रश्न को किए जाने पर उसका उत्तर नहीं दे रहा, तो यदि उत्तर देता तो उसके खिलाफ होता, कि न्यायालय उपधारित कर सकेगा। जब इतना प्रयास करने पर भी तुम बोल नहीं रहे, उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि अगर उत्तर देते तो तुम्हारे खिलाफ होता, तो आपके खिलाफ भी जाएगा मामला और आप दंडित भी होंगे, निर्णय आपके विरुद्ध ही जाएगा। इसलिए न्यायालय जो पूछ रहा उसे बताने में आपकी भलाई ये अधिक है। और जब संपूर्ण कानून आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जितनी स्मार्टनेस आपके दिमागों में आती है उससे अधिक स्मार्टनेस से कानून बनाए गए हैं, और आपकी प्रत्येक स्मार्टनेस काउंटर हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कहता है, सम्मन के पालन में साक्ष्य के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए सम्मन किए जाने पर कोई साक्षी सम्मन के पालन में किसी निश्चित समय और स्थान पर हाजिर होने के लिए विधिमान्य रूप से आबद्ध है और न्याय संगत कारण के बिना उस स्थान या समय पर हाजिर होने में उपेक्षा या हाजिर होने से इनकार करता है, अथवा उस स्थान से जहां उसे हाजिर होना है उस समय से पहले चला जाता है कि जिस समय उसका चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण है। यानी सम्मन से हमने आपको बुलाया, साक्षी के तौर पर बुलाया, जब तक आपकी परीक्षा न हो जाए तब तक आपका जाना विधिपूर्ण नहीं है, लेकिन आप चले गए। यह सम्मन की अपेक्षा के मुताबिक आप हाजिरी नहीं हुए। ठीक है, तब क्या हो सकता है, और जिस न्यायालय के समक्ष उस साक्षी को हाजिर होना है उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसी साक्षी का संक्षिप्त विचारण किया जाए, तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकता है। ठीक है, कारण दर्शित करने के लिए नोटिस तो आप जारी करोगे कि आप सम्मन के अनुपालन में क्यों नहीं हाजिर हुए। ठीक है, एनबीडब्ल्यू के साथ, क्योंकि सम्मन नहीं तो फिर बीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू नहीं तो फिर एनबीडब्ल्यू, उसके साथ 350 का नोटिस जाता है, यानी 389 का नोटिस जाता है कि आइए और कारण दर्शित करिए कि आप सम्मन के अनुपालन में हाजिर क्यों नहीं हुए थे। फिर वो आते हैं, एक्सप्लेनेशन ओरली दे देते हैं, किताब पता ही होता है सबको, तो वो चीजें माफ कर दी जाती हैं। और अगर न्याय के हित में ये समीचीन है, न्यायालय को ये लगे कि न्याय के हित में ये समीचीन है कि आपका संक्षिप्त विचारण किया जाए, इसीलिए कई बार ऐसा होता है, हालांकि पुलिस के लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है सारी चीजें, लेकिन अक्सर डॉक्टर उक्टर इस टाइप के लोग करते हैं ऐसा कि वो आए, बैठे और तुरंत चले गए, या आए 350 के नोटिस पर, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट से ठीक से बात नहीं करते। आपको थोड़ा हम्बल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही बात है, व्यक्ति का सवाल नहीं है, व्यवस्था का सवाल है। तब फिर कोर्ट कहता है कि जरा दो, ठीक है, इनके खिलाफ मिसलीनियत दर्ज करो, क्योंकि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे व्यक्ति का संक्षिप्त विचारण किया जाए, तो विचारण प्रकीर्ण कार्यवाही दर्ज हो जाएगी तुम्हारे खिलाफ। न्याय के हित में यह समीचीन लग रहा है, फिर आगे वो कार्यवाही चलाई नहीं जाती, क्योंकि फिर बाकी लोग आ जाते हैं, वो समझाते हैं कि क्या कर रहे हो। ठीक है,
फिर वो माफी उफी मांग के काम चल जाता है। लेकिन अगर आप डटे ही रहेंगे तो फिर अगर कोर्ट को लगता है कि न्याय के हित में समीचीन है कि ऐसे साक्षी का संक्षिप्त विचारण किया जाए, तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए, अवसर देने के पश्चात उसे 500 रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय उस प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा जो संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित है। अब आप कहेंगे 500 रुपए देके क्या हो जाएगा? रुपए तो 500 ही गए, हो सकता 20 ही जाए, हो सकता 10 ही जाए, ठीक है, लेकिन आपकी सर्विस बुक में एंट्री होगी जाके। बहुत जगह आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे अगर ये हो गया, ठीक है। इसलिए प्रश्न पैसों का नहीं होता, प्रश्न तो सारी अन्य चीजों का होता है। अब ठीक है, ये सारा कुछ हुआ तो ये दंडादेश मिलना है। तो 384 मिला, 385 मिला, 389 मिला, 388 मिला, तो इनकी अपीलें भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस न्यायालय ने दिया, वहां जो पीठासीन अधिकारी बैठा है, कहने भर को न्यायालय ने दिया तो उसी ने है। और वो कोई भगवान जी बैठे हैं ऐसा तो है नहीं, बैठा तो आदमी है। और आदमी राग द्वेष, मूर्खता और विद्वता सभी से युक्त हो सकता है, ठीक है। कहने भर को ये प्रज्यूम किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी मार देवता होंगे, देवता तो कोई भी नहीं है, ठीक है। बनेंगे तो आप ही पीठासीन अधिकारी, आप खुद कितने देवता हैं। शीशे में अगर ये सुविधा होती कि अंतर्मन भी दिखाई देता तो शायद आप शीशा भी कभी देखते नहीं। अगर शीशे में सुविधा होती कि अंतर्मन ये भी दिखाई देता, आप अपने अंतर्मन को भुलाकर अपना चेहरा सिर्फ देखते, अपने अंतर्मन को आप याद भी नहीं करना चाहते। कभी कभी सोचिए, जो कुछ आप कर चुके वो कभी कभी आपके अपने दिमाग में आ जाता है कि हाय हमने ये भी किया था, तो खुद में इतनी शर्मिंदगी लगती है कि ये लगता है कि अगर किसी को ये पता लग गया होता तो हम क्या करते। आप अपने किए हुए कृत्यों को ही याद नहीं रखना चाहते, इस हद तक आप कुकृत्य और कुकर्म करते हो, ठीक है ना। आप करते हो मीनिंग देर हम भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अपील इन सब की रखी। क्या कहता है वो 390, धारा 383, 384, 388, 389 की अधीन दोषियों से अपीलें उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा, ठीक है। धारा 383, 84, 88 या 89 के अधीन दंडाधिष्ट कोई व्यक्ति इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिग्रियों या आदेशों की अपील मामूली तौर पर होती है। उच्च न्यायालय को एग्जाम्प्ट कर दिया, क्योंकि साधारणतः उच्च न्यायालय विचारण का न्यायालय होता नहीं, और एक्सेप्शनली कभी उच्च न्यायालय हो भी तो कम से कम किसी पर यह विश्वास करना ठीक है कि कम से कम वो अपने प्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए इन धाराओं के अधीन दंडित नहीं करेंगे, लेकिन शेष किसी को भी नहीं किया। और ये कहा कि उनके आदेशों से या उनकी डिग्रियों से, क्योंकि ये शक्तियां सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट को भी हैं, तो उनकी डिग्रियों से या उनके आदेशों से जिन न्यायालयों को साधारणतः अपीलें होती हैं वहीं अपीलें जाएगी। उपधारा 31 के उपबंध जहां तक वे लागू हो सकते हैं इस धारा के अधीन अपीलों को लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है, या उस दंड को जिसके विरुद्ध अपील की गई कम कर सकता है या उलट सकता है। यानी 7 दिन का दंडादेश 1 ही दिन का कर सकते हैं, 1000 का, वो सारा कुछ कर सकते हैं। और धारा 31 को बंद की 2 गुना ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा वैसा न्यायालय की जो दंड देने की शक्ति है उससे ज्यादा नहीं देंगे, वो सारी चीजें यहां भी लागू होगी। लघुवाद न्यायालय द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि की अपील उस सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी जिस खंड में वह न्यायालय स्थित है। लघुवाद न्यायालय सामान्यतः सिविल कोर्ट, लेकिन उसकी अपील सेशन कोर्ट में दी है, ठीक है। कहता है धारा 386 के अधीन
जारी किए गए निर्देश के आधार पर सिविल न्यायालय समझेगा किसी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि की अपील उस सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी। ठीक है, ये क्योंकि उनका कोई अपीलेट कोर्ट तो है नहीं, अगर उन्हें दे दी तो सेशन कोर्ट में ही उनकी अपील होगी। और सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट ने किया तो सिविल कोर्ट की तो डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो सेशन जज होते ही है, हो ही जाएगी। रेवेन्यू कोर्ट तो कमिश्नर के यहाँ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्हीं के अपील न्यायालय के अधीन होते हैं, ठीक है ना। तो वो रहेगा 391। ये शायद पहले के सीआरपीसी में नहीं है, ये वाला सेक्शन कहता था, शायद हमें याद नहीं, धारा 383, 384, 388 या 389 में जैसा उल्लंघित है उसके सिवाय उच्च न्यायालय से के न्यायाधीश से भिन्न दंड न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट धारा 215 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण उस दशा में नहीं करेगा जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अपमान करके किया गया है, अथवा किसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में उसके ध्यान में लाया गया है। 215 यानी पुरानी 195 पुरानी सीआरपीसी, अगर सेशन कोर्ट के समक्ष वो अपराध किए गए, मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए, तो आप स्वयं विचारणा नहीं करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास ही भेजेंगे। हाँ, उच्च न्यायालय को कहा कि वो कर सकते, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अब निर्णय, जजमेंट, इससे संबंधित प्रावधान शुरू होंगे और कल हम लोग निर्णय पर बात करेंगे। देखिए